साक्षी रहते हैं। तो आगे बढ़े बेटा। तो कल एक टेबल तो बनाई ली थी आप लोगों ने। तो जो टेबल कल आपने बनाई थी उससे आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो आज हम पहले कुछ डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के जो इनके रिलेशन है कॉस्ट के, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं होते बेटा। प्रोडक्शन में या तो आप लोगों ने क्वेश्चन किए नहीं है, और अगर आपने किए हैं और फिर आपके डाउट नहीं आए हैं तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट का एक इंटर रिलेशन था जिससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन डाउट पे नहीं पूछा गया। अब बेटा वो क्यों नहीं पूछा गया उसका रीज़न तो आपको ही पता है, लेकिन उसको नहीं पूछने का नुकसान आपको ही होने वाला है बेटा, और वो शानदार होने वाला है। कि आपने सारे क्वेश्चन किए ही हैं और आपके डाउट नहीं आए हैं, तो आज जब डायग्राम बना रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना बनता है। और आज यहाँ पर हम चेक करना चाहेंगे कि कितनी ईमानदारी से क्वेश्चंस किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। पक्का? कैसे पता? दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कौन? तो पक्का? बढ़िया। 54। पक्का? है ना? कैसे?
तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है, कॉस्ट बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। कॉस्ट का इंक्रीज होना फायदा होता है कि नुकसान होता है? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग है और कॉस्ट का डिक्रीज होना इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ था और यहाँ पर हमने एमपी निकाला था। ये इनपुट था, ये एमपी था, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। ये एमपी कर्व होता है बेटा और ये एमसी कर्व। आप जिसको बहुत लाइटली ले रहे हैं ना बेटा, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है बेटा। अभी भी समझ जाइए तो शायद कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी अभी भी समेट लेंगे सब। एमपी, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको टीपी दिया हो तो पहले आप एमपी निकालिए। टीसी दिया हुआ हो तो एमसी निकालिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर एमपी इंक्रीज हो रही हो तो उस केस में एमसी हमेशा डिक्रीज होगी बेटा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है बेटा। और ये दोनों ही कंपनी के लिए बेनिफिट होते हैं बेटा। प्रोडक्शन का इंक्रीज होना कंपनी के लिए बेनिफिट है और कॉस्ट का डिक्रीज होना कंपनी के लिए बेनिफिट है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एमपी इंक्रीज हो रही हो तो आप आंसर देंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रही हो तो आप आंसर देंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जैसे कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इंक्रीजिंग रिटर्न्स था। अब यहां पर अगर एमपी डिक्रीज हो रही होती या फिर एमसी इंक्रीज हो रही होती तो एमपी का डिक्रीज होना प्रॉब्लम है एक फॉर्म के लिए, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स को शो करता है। और कॉस्ट का इंक्रीज होना कभी अच्छा हो ही नहीं सकता बेटा हमारे लिए, तो ये भी डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको इस बेस पे सॉल्व करना है बेटा। एमपी और एमसी, अगर एमपी इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एमसी डिक्रीज हो रहा है तो भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एमपी डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, एमसी इंक्रीज हो रहा है तो भी डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखा तो काम हो गया, वरना काम हो गया। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि प्रोडक्शन के क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो बेटा आप लोग। कुछ नहीं जाएगा बेटा, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पूछी ही नहीं। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग पूछेंगे, लेकिन क्लास में डाउट ही नहीं थे। बेटा डाउट है क्या? नहीं नहीं, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। डाउट नहीं है तो डाउट नहीं है तो फिर आंसर आने चाहिए। अगर डाउट नहीं है और आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आपने पीछे मैच तो किए ही होंगे, और मैच नहीं कर रहा होगा तो फिर आपने पूछे तो नहीं, इट मीन्स आपका ये कॉन्सेप्ट बताने से पहले क्लियर था मेरे हिसाब से। तो बेटा गलती अभी नहीं दिख रही है, लेकिन ये एग्जाम टाइम में बहुत भारी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको ये लगता है कि एग्जाम टाइम में बहुत लेट है, देर है, बेटा अपना टाइम कैसे निकल जाएगा ना। आज बेटा ये कॉस्ट लगभग खत्म हो जाएगा, और कॉस्ट खत्म होना तो बेटा इसके बाद सिर्फ मार्केट ही बचा है जो 5 6 7 दिन लेगा। इसके बाद पूरी बीसीके में और पूरी इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो 2 दिन में खत्म ना हो। मैक्सिमम टाइम है 2 दिन। तो लगा लो 6 चैप्टर तो बीसीके में 12 दिन, और 2 चैप्टर इसमें बचे यानी कि 4 दिन। 12 और 4 16, यानी कि 15 16 दिन में तो फ्री हो जाओगे इको बीसी के दोनों से भाई। और अभी तो दिसंबर भी खत्म नहीं होगा, उससे पहले आप फ्री हो जाओगे। तब कभी सोचा है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम है, पिछले 4 महीने आप इको के टच में नहीं रहेंगे, तो सोचा है कि 4 महीने बाद क्या होगा। हालांकि मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, डाउट क्लास प्रॉब्लम क्लास चलती रहेगी, लेकिन डाउट तो तब आएंगे ना जब हम पढ़ेंगे तो डाउट कहाँ से आएंगे। और फिर सीधा मॉक टेस्ट देने आएंगे तो मॉक टेस्ट में क्या होगा हमारा, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो हम बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो फिर भी आसान है। और आपने एक टेस्ट दिया ही है बेटा डिमांड का, और आपको पता ही है कि वहाँ पे फिर क्वेश्चन हम किस लेवल के देते हैं, या आईसीआई किस लेवल के क्वेश्चन देता है। थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा।
देखो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ बेटा, हो सकता है कि मेरा कहना आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपका बुरा होते नहीं देख सकता बेटा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों का रिजल्ट बनाना। तो मैं किसी भी कंडीशन में आप लोगों का बुरा होता नहीं देख सकता बेटा। आप बच्चे हैं, आप गलती कर सकते हैं, लेकिन बेटा मैं गलती करने की परमिशन कैसे दे दूँ आपको? मुझे जहाँ पे लगा कि आप गलत कर रहे हैं तो समझाना मेरी ड्यूटी थी बेटा, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया आपको। थोड़ा सा बेटा देखो, क्योंकि अपने अपने तो कैरियर है बेटे, अपन किसी और के थोड़ा पढ़ रहे हैं, अपन अपने लिए पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सिंसियर हो गए बेटा हम लोग, क्योंकि देखिए टाइम गैप बहुत ज़्यादा रहने वाला है, फिर पता लगा कि बीच में हमारे कॉन्सेप्ट सारे गायब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको सिंसियरली सीरियसली लेना, थोड़ा सा सीरियसली लेके पढ़ोगे ना बेटा आप, क्योंकि अब टॉपिक थोड़े से ऐसे ही हैं बेटा। कोशिश कीजिए बेटा, देखिए अब ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए थे, मुझे ये पता है कि आप लोगों ने नहीं किए, कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कर लेना। मैं दोबारा डाउट क्लास ले लूँगा इसकी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 बार नहीं 4 बार ले लूँगा डाउट क्लास। लेकिन बेटा क्वेश्चन करो, करोगे तो पता लगेगा गलती कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। ठीक है बेटे, करेंगे इसको। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम चलते हैं बेटा आप कॉस्ट में। और कॉस्ट में जो कल आपने टेबल बनाई थी बेटा, उसको आप सामने रखिए और डायग्राम बनाते जाइए बेटा। तो सबसे पहले बताइए कि मुझे इस टेबल में टीएफसी की कंडीशन क्या है बेटा, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? शुरू से लेकर एंड तक कांस्टेंट है, श्योर? तो बेटा इसमें सबसे पहले बेटा आप टीएफसी बनाइए बेटा। टीएफसी एक ऐसा कर्व है जो 0 टू, अब देखो 0 टू मैक्सिमम, ये कांस्टेंट है बेटा, ना डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज। तो 0 टू मैक्सिमम बेटा ये रहता है कांस्टेंट, ना डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है बेटा। बेटा पानी है क्या पीने का इसमें? थैंक यू बेटा। बनाया बेटा। अब इस टेबल में चेक कीजिए कि टीवीसी क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है क्या? चेक करो बेटा एक बार, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन टीवीसी बनाया कैसे था बेटा आपने? कल इस टीवीसी को अपन ने बनाया कैसे था टेबल में? हमने कल टीवीसी बनाया था एमसी को ऐड करके, अगर आपको याद हो तो, सिग्मा एमसी याद है, सिग्मा एमसी इक्वल्स टू टीवीसी, ऐसे बनाया था बेटा। अब जो एमसी है बेटा वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या यू शेप है? पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, और इसको ऐड करके अपन ने टीवीसी बनाया। तो टीवीसी स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जब तक एमसी डिक्रीज हो रहा है, इस टेबल में चेक करते जाओ एक बार, जब तक एमसी डिक्रीज हो रहा है बेटा तब तक टीवीसी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। जैसे 10 टू 18 हुआ, पहले कितना बड़ा 8, फिर हुआ 24 कितना बड़ा 6, फिर हुआ 28 कितना बड़ा, फिर हुआ 30 कितना बड़ा 2। यानी पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और फिर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हुआ 4 8 जो भी है वो इंक्रीज हुआ। तो बेटा ये जो कर्व है, पहली बात तो 0 पर 0 होता है बेटा, टीवीसी 0 पे क्या होती है? इसके बाद बेटा पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। तो ये इन्वर्टेड एस शेप डायग्राम होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। टीवीसी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, टीवीसी इन्वर्टेड एस, यानी पहले वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से धीरे धीरे, और फिर इंक्रीज हो रहा है फास्ट रेट से। तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड एस शेप बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और स्टार्ट होगा हमेशा 0 से, क्योंकि ये 0 पे क्या होता है बेटा? 0। बनाइए बेटा, क्लियर है बेटा? बनाइए। देखिए कॉस्ट का आज लगभग लगभग खत्म हो जाएगा कॉस्ट। तो एक काम करना, आज आप सिर्फ देखो, प्रोडक्शन क्वेश्चन तो बाद में कर लेना, पहले एक बार कॉस्ट के सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना सिर्फ आज, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी है। तो आज तो कर लेना न्यूमेरिकल, तो कल तो अपन न्यूमेरिकल के डाउट ले लेंगे, और कल कर लेना आप इसके थ्योरेटिकल, तो परसों इसके थ्योरेटिकल के डाउट ले लेंगे। तो परसों ये फाइनली कॉस्ट का हो जाएगा अपना कंप्लीट। ठीक है बेटा? तो आज का होमवर्क याद रखना कि जितने भी न्यूमेरिकल है 2 पार्ट में कॉस्ट के क्वेश्चन, कहीं एक पार्ट में करके आप ये सोचे कि हो गए, 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन एक बार में, 80-90 क्वेश्चन एक बार में, तो दोनों के सारे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आज कर लेना, और हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो क्लास में अपन कर चुके हैं बेटा। फिर भी कोशिश करना कि जो बच्चे कुछ सारे आप कर लें, और उसमें जो डाउट होगा वो अपन कर लेंगे, और थ्योरेटिकल के जो कल सॉल्व करना उसके डाउट परसों ले लेंगे। ठीक है? अब बेटा टीएफसी और टीवीसी को ऐड किया तो क्या आया था बेटा आपके पास? तो टीसी बेटा 0 पे तो टीएफसी के इक्वल ही होता है ना हमेशा।
तो पहली बात तो जो टीसी है अपना वो कभी जीरो नहीं होगा बेटा। ये स्टार्ट कहां से होगा बेटा? हमेशा टीएफसी से। लेकिन आप इस टेबल में देखो कि इसके बाद टीसी जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो टीवीसी की वजह से तो हो रहा है। हर बार देखो टीएफसी तो 10 ही है और टीवीसी उसमें ऐड होता जा रहा है, तो चेंज तो किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से आ रहा है ना, क्योंकि टीएफसी तो क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो देखो शुरू टीएफसी से होगा, ये शुरू कहां से होगा, और इसके आगे का पूरा शेप किसकी तरह होगा बेटा? सेम टीवीसी की तरह। और एक बात और, टीसी और टीवीसी का जो गैप है बेटा, ये गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप चेक कर लो बेटा, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है बेटा वो टीएफसी है। इनका गैप कौन है बेटा? टीएफसी। और टीएफसी हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। चेक कर लो, हर बार गैप 10 का ही आएगा क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है बेटा। क्लियर? बनाइए बेटा। चले बेटा, इसके बाद बेटे, हाँ बिल्कुल बेटा, दूसरे डायग्राम में बनाएंगे बेटा पर। अब देखो ये तीन सिमिलर केस है तो अपन ने एक में बनाए, तीन सिमिलर एक में बनाएंगे और एक अकेला अलग बनेगा बेटा। 7 टोटल जो कॉस्ट है वो 7 ही है बेटा अपने पास शॉर्ट रन में। यहां पर बेटा बनाइए मार्जिनल कॉस्ट। एमसी हमेशा यू शेप होता है, डायग्राम में चेक कर लीजिए बेटा। एमसी पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर क्या हो रहा था बेटा? इंक्रीज। हमेशा क्या होता है बेटा? यू शेप। क्लियर है बेटा? एसी तब तक डिक्रीज होता है जब तक एमसी को कट नहीं करता, और ये कट करता है अपने मिनिमम पे, और उसके बाद क्या होता है बेटा? इंक्रीज। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटा पहले एक बार। एमसी और एसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के हर डायग्राम में ये डायग्राम बनेगा एमसी एसी का। तो आप यहाँ पे रिलेशन याद रखेंगे कि दोनों ही कर्व पहले डिक्रीज होते हैं फिर क्या होता है? इंक्रीज। जब डिक्रीज होते हैं तो एसी हायर देन एमसी, और जब इंक्रीज होते हैं तो एमसी हायर देन एसी। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि जहां पे एमसी एसी इक्वल होते हैं वहां पर एसी क्या होता है? मिनिमम। यानी एग्जाम में जब भी वो एसी मिनिमम वर्ड यूज करे तो आपको पता होगा कि एसी इज इक्वल टू एमसी। जहां पे एसी मिनिमम है किसके इक्वल होगा? एमसी के। क्लियर है बेटा? या फिर अगर वो बोले एमसी इक्वल्स टू एसी तो आपको पता होना चाहिए कि एसी वहां पर क्या होती है? हमेशा मिनिमम। क्लियर है? एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट रुकिए। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद आराम से बनाइएगा। एसी के जस्ट नीचे एबीसी कर्व होता है बेटा, और वो भी तब तक डिक्रीज होता है जब तक वो एमसी को कट नहीं करता, और वो भी अपने मिनिमम पॉइंट पे ही कट करता है। इसके बाद एबीसी कर्व इंक्रीजिंग होता है। आप टेबल में चेक कर सकते हैं कि एबीसी भी यू शेप है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, एसी और एबीसी का जो गैप है ये कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है। देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो एएफसी की वजह से है, और वन एंड ओनली कॉस्ट है एएफसी जो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होता है कांस्टेंट रेट से। देख लीजिए एएफसी, एएफसी पहले कितना था बेटा? उसके बाद फिर देन देन, लेकिन बेटा ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। जैसे कि कैल्सी आपके पास है, अगर टीएफसी 10 भी हो, अगर टीएफसी 10 भी है तो बेटा आप 10 लिख के अगर अपॉन में कितना भी लिख देंगे ना, तो आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 0.00001, लेकिन जीरो नहीं आएगा बेटा, इसलिए ये कभी जीरो नहीं होगा। तो ये इसलिए देखो आप ओ एक्स एक्सेस के क्लोज जरूर जाता है, लेकिन ये कभी भी आ रहा है बेटा, आ रहा है बेटे, बिल्कुल आएगा। आप 10 एक काम करो, 10 लिखो, 10 लिखो, 10 लिखने के बाद अपॉन करो और 1000 एंड तक भर दो, जितना है बेटा भर दो, इक्वल्स टू, आ गया ना? तो बेटा नहीं 1 नहीं आएगा, 0.00001, लेकिन वो जीरो नहीं होगा बेटा।
इसलिए एएफसी कभी भी अपने एक्सेस को टच नहीं करेगा और एसी और एबीसी आपस में टच नहीं करेंगे, क्योंकि एएफसी हमेशा रहेगा। कम होता जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, और जब तक एएफसी जीरो नहीं होगा एसी और एबीसी टच नहीं करेंगे। क्लियर है? बनाइए बेटा। हिंदी की बुक में लिखा हुआ ये नदी के दो किनारों के समान होते हैं, साथ बह सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, है ना? नहीं पढ़ा था? अरे यार, नदी के दो किनारे साथ बहते हैं लेकिन कहीं मिलते नहीं है। वही है बेटा, ये नदी के दो किनारे साथ बहते हैं लेकिन पुल को ऐसे घुमा के जोड़ दो है। सही बेटा। हाँ, एएफसी बनाना है बेटा, एएफसी अलग बनाना है। एक में तीन, एक में तीन, एक में एक, ये एएफसी बनेगा बेटा। 7 कॉस्ट है, सातों का डायग्राम हमने बना लिया बेटा। बनाया बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा, अगर शॉर्ट रन कॉस्ट पूछेगा तो वो जो टेबल मैंने बनवाई थी वो टेबल आप बनाएंगे, डायग्राम बताएंगे और डायग्राम के जो रिलेशन है बेटा वो बताएंगे। तो कॉस्ट के सारे फॉर्मूले बता देना, उसके बाद टेबल बना देना, डायग्राम बनाना और इसके रिलेशन एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। पूरे नंबर मिलेंगे 20 में से 20। तो चले बेटा, आगे बनाया सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, हेडिंग 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 है बेटा लॉन्ग रन कॉस्ट। एमसी का डायग्राम बनाया ना बेटा आपने? नहीं बनाया क्या आपने? ना एमसी, एसी और एबीसी बना लिया। हेडिंग लिखी लॉन्ग रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में आपने ये 7 कॉस्ट आपने पढ़ी, और लॉन्ग रन के बारे में मैंने आपको बताया था, लॉन्ग रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म वेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जहां पे फिक्स फैक्टर होते ही नहीं है, सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। तो बेटा जब वहां पे फिक्स फैक्टर होते ही नहीं है तो फिक्स कॉस्ट कहां से आई? इसलिए टीएफसी खत्म। अब टीएफसी खत्म तो टीसी और टीवीसी तो एक ही हो गए। अरे जब टीएफसी नहीं है तो टीसी इक्वल्स टू टीवीसी, टीएफसी खत्म तो एएफसी कहां से आएगा और एबीसी भी कहां से आएगा? So long run we have only 3 cost. Long run total cost, long run marginal cost, long run average cost. सबसे पहले फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला वही है जो शॉर्ट रन में था, वही लॉन्ग रन में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते भी नहीं है। ये टीसी अपॉन क्यू मतलब एलटीसी अपॉन क्यू, ये चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू मतलब चेंज इन एलटीसी अपॉन चेंज इन क्यू, और ये आपका एलएसी इंटू क्यू यानी एसी इंटू क्यू। तो बेटा ये फॉर्मूले है, नोट कर लीजिए बेटा एक बार। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉन्ग रन में से नहीं आता बेटा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मार्केट चैप्टर में बहुत काम आता है और इतनी इजीली क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है ना, जिससे ध्यान से ना पढ़ाओ। कह रहा है फर्म लॉन्ग रन में शट डाउन कर देगी अगर ए आर एबीसी से कम हो, तो शॉर्ट रन में शट डाउन ए आर इक्वल्स टू एबीसी पे होता है। ऊपर लॉन्ग रन लिखा है, बच्चा का जिद कर रहा है सर इसका आंसर तो ये होगा सर, ए आर लेस देन एबीसी पे वो ए आर इक्वल्स टू एबीसी पे शट डाउन करेगा, आप कह रहे हो एग्जिट नहीं करेगा। मैंने कहा बेटा एबीसी कहाँ होती है? शॉर्ट रन में। मैंने कहा ऊपर क्या लिखा है? लॉन्ग। थैंक यू सर।
एक बच्चा कह रहा है सर इसका आंसर तो मेरे को तो ये लग रहा है, मैंने कहा तू लगा दे बेटा, बोले फिर, मैंने कहा -0.25। अरे जब मैं कह रहा हूँ बेटा ये आंसर लगाना है, फिर या तो अपनी मान ले हमारी मान ले बेटा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेंसी है, बहुत ज्यादा। सेबी, सेबी का नाम सुना आपने? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसके लिए काम करता है सेबी? ऑप्शन है उसमें मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव नहीं है बेटा। चौथा ऑप्शन क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक मनी मार्केट था, एक सिक्योरिटी मार्केट था, एक कैपिटल मार्केट था, और एक अदर कोई मैटर। दोनों सही है बेटा, कैपिटल एंड सिक्योरिटी। है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट राइट आंसर दे रखा है बेटा। तो बेटा ये है सेबी। SEBI is an authority to regulate and develop the Indian capital market। क्या लिखा हुआ है? To regulate and develop the Indian capital market। Good। Security and Exchange Board of India promote the interest of investor in securities and regulate the security market। बोथ का ऑप्शन नहीं है भाई साहब। इतनी ज्यादा डाउट है ना इस चैप्टर में, या इको में, बीसीके में, जैसे अपने इसकी बात की जाए, आपको लगेगा कि ये वाकई में मजाक कर रहे हैं। और बेसिकली बच्चा बच्चा कंफ्यूज होता है, वो हमसे पूछता है, हम उसको बताते हैं, लेकिन अब उसको लगता है कि सर ये भी तो हो सकता है। अब वो जो कह रहा है हमें पता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन हम क्या करें? ये क्या लिखा हुआ है और इसको क्या कहते हैं? दोनों कहते हैं। गुड। क्वेश्चन है कि इकोनॉमी कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? रिसेशन गलत है क्या? सही आंसर दे रखा रिसेशन। बच्चे कह रहे सर कॉन्ट्रैक्शन भी तो सही है, मैंने कहा हाँ बेटा, फिर क्या करें? मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये लोग तो ये सब काम कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो सामने फेस कर रहा है उस चीज को, कौन? हम लोग। हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो। आप लोगों के लिए तो बहुत आसान सा काम है, आपने दोनों दे दिए यहाँ पे, चलो। और आपने साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन को रिसेशन भी कहते हैं। अब हम क्या करें? तो बेटा फिर हमारे लिए क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। एक ही चीज के आपने तीन तीन नाम दे दिए, अब उसके तीनों नाम आपने दिए हुए हैं कि साहब ये एक वर्ड है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को आप बूम भी कहोगे, इसको आप अपस्विंग भी कहोगे, और पीक को भी आप बूम भी कहोगे, प्रॉस्पेरिटी भी कहोगे। बूम को क्या कहूं? अरे मतलब कुछ भी। ये अपना भी इसके बाद पढ़ेंगे, मार्केट के बाद ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल।
नहीं बीसीके में नहीं है, ये अपने इको में 5वां चैप्टर, इको का 5th है बेटा ये। सो मुद्दा मुद्दा ये है बेटा कि जो अपना फर्स्ट पार्ट है ना इको, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, उसमें एग्जैक्टली अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हाँ वो कॉन्सेप्ट में आपको घुमा सकता है, लेकिन हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि बेटा यही आंसर होगा 100%, और क्यों होगा उसके लॉजिक हमारे पास है। लेकिन वहां पर अब आपके सामने की बात है, क्या लॉजिक लगाएगा आदि भाई? आप किताब में दोनों चीजें मेंशन है, तो अगर मैं ये कहूं कि बेटा आंसर कैपिटल मार्केट है तो बच्चा कहेगा सब सिक्योरिटी मार्केट गलत क्यों है ये तो बताओ। तो मैं कैसे बता सकता हूं उसको, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर एंड में ये बताना पड़ता है बेटा अकॉर्डिंग टू आईसीएआई। अब वो आईसीएआई इसको सही मान रहा है, तुम उसको लिखाओगे तो नंबर काट लेगा। अब मैं इससे ज्यादा क्या आंसर दे सकता हूं? और बच्चे फिर क्या, ये सर नेट पे ऐसे देखा था, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने कहा बेटा आप वो लिख दो। जा सकता क्या होगा बेटा, आपको पता ही है, नंबर तो कटने कट जाएंगे बेटा। तो हम आपको वो आंसर बता सकते हैं। देखो ये चीज आपको अभी से बता दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, फिर आपके टाइम पर भी आएगी। तो बेटा एक चीज बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखो कि कई क्वेश्चंस हैं जहां पर आंसर सेम है, डबल है, रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर हम आपको ये जरूर बता पाएंगे कि आईसीएआई इसको सही मान रहा है। लेकिन वहां पर अगर आप रीजन पूछने बैठेंगे तो बेटा कोई रीजन नहीं है। और इतना तो आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि सामने लिखा हुआ है, ये तो मैं तो ये बता सकता हूँ ना कि इस पे नंबर मिलेगा और इस पे नंबर नहीं मिलेगा। सही तो दोनों ही, गलत तो कोई भी नहीं है। जैसे अपने यहाँ पर भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन वहां पे लॉजिक है और हम बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी एंड एपी क्वेश्चन है, व्हेन एपी इज हायर देन एमपी, यानी हम इस कंडीशन के बाद की बात कर रहे हैं, एपी इज हायर देन एमपी, देन ऑप्शन ए है एमपी डिक्रीजिंग, बी है एपी एपी डिक्रीजिंग, सी है एमपी जीरो, डी है एमपी नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल में था, आपने पूछा नहीं डाउट? एग्जैक्टली मुझे पता था कि होते तो डाउट आते बेटा। इसका राइट आंसर है एपी डिक्रीजिंग। इसको मैं लॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ बेटा। एपी डिक्रीज हो रहा है और वो सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, जबकि एमपी डिक्रीज भी हो रहा है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है। तो अगर आप टिक करेंगे एमपी डिक्रीजिंग तो मैं कहूँगा गलत, क्योंकि वो तो जीरो भी है। आप कहोगे जीरो, मैं कहूँगा गलत, वो तो नेगेटिव है। आप बोलोगे नेगेटिव, मैं बोलूँगा गलत, वो तो जीरो है। लेकिन एपी डिक्रीजिंग को कोई चैलेंज कर सकता है क्या? राइट आंसर इज एपी डिक्रीजिंग। यहाँ पर हम भिड़ जाते हैं भाई साहब, यहाँ पे हम भिड़ जाते हैं। अच्छा बेटा ये ले अभी तो बता दो, तो यहाँ हम भिड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वहां पे दोनों ही लिखे हुए हैं, ऊपर एक लाइन लिख रही है कि सेबी काम करता है कैपिटल मार्केट के लिए, नीचे लिखा हुआ है सिक्योरिटी मार्केट के लिए। ऑप्शन में दिए हुए दोनों, और ए और बी का ऑप्शन भी नहीं है। फिर अब की बार आईसीआई ने एक एमटीपी अपलोड किया था, मॉक टेस्ट पेपर। आज का टाइम तो खैर खत्म हो गया है। कल उस पेपर को, जो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, और तब आपको पता लगेगा कि कितना भयानक हो सकता है आईसीआई का एमटीपी सॉल्व करना। ठीक है, अपन यहाँ के जो मॉक टेस्ट पेपर है ना सारे सॉल्व करना, और ये फालतू के क्वेश्चन सॉल्व मत करना। इसको मैं कल ही बता दूंगा ताकि आगे तकलीफ ना हो। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं और कल बढ़ते हैं बेटा आगे। शायद ही आओगे।